गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आपका एक टॉपिक यहाँ पर हमने छोड़ दिया था। ओके, तो वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मोलर कंडक्टिविटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूशन में उसका क्या फर्क होता है, उससे क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज इन सॉल्यूशन। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट। ऑन डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन होता है, द नंबर ऑफ आयन इंक्रीज। एक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम नंबर ऑफ आयंस डाल देते हैं कुछ, तो क्या होगा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। वाइल द मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी मतलब कुछ मतलब कुछ रिएक्टिव आयंस होते हैं। ओके, वो अगर डाल दिया जाए, मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज उसके अंदर डाल दिया जाए इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। बोथ दिस रीजन इंक्रीज द मोलर कंडक्टिविटी, दोनों ही रीजन में क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो भी इंक्रीज होती है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो भी इंक्रीज होती है। अब क्या होता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहले हम इसके लिए पढ़ लेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो हम आयंस डालते हैं डाइल्यूशन में, वो क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ओके, हैंस द नंबर ऑफ आयन डज नॉट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। और क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ आयंस क्या होता है वो इंक्रीज नहीं होते डाइल्यूशन में। ओके, लेकिन जो हाई कंसंट्रेशन होती है उसमें, ठीक है, एक हमने कंडीशन अप्लाई करी हाई कंसंट्रेशन पे, टू हाई डेंसिटी ऑफ द आयन इंटर इंटर आयनिक इंटरेक्शन इज ऑल्सो हाई। जब हाई कंसंट्रेशन देते हैं तो आयंस क्या होते हैं? एक दूसरे से पास पास में आ जाते हैं, तो उनमें इंटरेक्शन क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। बट इंटरेक्शन हाई होने पे इनकी मोबिलिटी क्या हो जाती है? आयंस की वो लो हो जाती है। मोबिलिटी कैसी हो जाती है? लो हो जाती है। बट सेकेंड कंडीशन क्या कर देते हैं, अगर आयंस की डिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दी, आयंस की डिस्टेंस हमने बढ़ा दी, तब मोबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। समझ में? हाई कंसंट्रेशन में करा तो आयंस क्या हो गए? पास पास में आ गए, इंटर आयोनिक आयन हो गए, तो उनमें हाई हो गई लेकिन उनकी मोबिलिटी कम हो गई। लेकिन जैसे हमने आयन की डिस्टेंस बढ़ाई तो उनकी मोबिलिटी वापस आई होगी। ओके, अब क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के अंदर, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से, अगर हमने जीरो कंसंट्रेशन पे कर दिया तो हम ये मान सकते हैं कि हम कोई सी भी कंसंट्रेशन पे हम आयंस को मिलाएंगे तो वो क्या होंगे? डाइल्यूशन हो जाएगा। और अगर हम इसकी लिमिटिंग निकालें कि मोलर कंडक्टिविटी जो हमारी है वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे दे रखा है एट जीरो कंसंट्रेशन, हमने जीरो कंसंट्रेशन दी, द मोलर कंडक्टिविटी बिकम कांस्टेंट। जो मोलर कंडक्टिविटी हमारी है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। दिस वैल्यू इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। जीरो कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन में डालते हैं और उसको फाइंड कर क्या करना है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। द इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला भी यहाँ पे आपके पुट किया हुआ है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसकी फाइंड कर रहे हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जो लिमिटिंग है मोलर कंडक्टिविटी जो हमारी यहाँ इंक्रीज हो रही है डाइल्यूशन के अंदर, उसको फाइंड करना हमें। तो वो फाइंड कैसे करेंगे? जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कैलकुलेटेड बाय एक्सट्रापोलेशन। यहाँ पर बता रखा है, जो यहाँ पर एक रिलेशनशिप है डेल एम डेल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे फाइंड कर रहे हैं माइनस बी, और ये एक फॉर्मूला है अंडर रूट सी। ओके, अब डेल एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी डेल नहीं, लैम्डा। सो लैम्डा एम क्या है हमारा? मोलर कंडक्टिविटी इज एट गिवन कंसेंट्रेशन। जो भी हमने कंसेंट्रेशन दी, यहाँ हमने दी है इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे सॉरी इनफाइनाइट दी
जो भी हमने हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन जो दी हमने, उस कंसंट्रेशन जो मोलर कंडक्टिविटी की जो कंसंट्रेशन है वो लैम्डा इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो डाइल्यूशन वो कैसा हमारा इनफाइनाइट है। बी क्या है, अ कांस्टेंट which depends upon the diverse viscosity and dielectronic constant of solvent। जो विस्कोसिटी होती है वो घुलने वाली वो, ठीक है, उसको बी से रिप्रेजेंट करा हुआ है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, कितना गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी कैसी है ना। सी इज क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है डेल्टा एम इज इक्वल्स टू डेल्टा इनफाइनाइट वेयर सी बिकम जीरो। अगर हमारा सी जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया, मतलब पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो क्या हो जाता है, हमारा जो कंसंट्रेशन जो रखी है वो किसके बराबर हो जाती है, जो इनफाइनाइट पे हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है, डाइल्यूशन रखा हुआ है, उसके बराबर हो जाती है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये 3.1 जो यहाँ पर आपकी बुक में ये डायग्राम दे रखा है, ये इसका ही डायग्राम है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में डायग्राम है। एक्स्ट्रापोलेशन जो क्या हो रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह से आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली। स्ट्रॉन्ग में हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आयोनाइज कंप्लीटली हो जाते हैं, बट they are not ionized completely on dilution their ionization increase। क्या होता है, ये जो डाइल्यूशन में होते हैं वो आयोनाइजेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग क्या करते थे, कम करते थे, नॉट इंक्रीज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डाइल्यूशन में इतने इन्वॉल्व नहीं होते, डज नॉट इंक्रीज करते हैं डाइल्यूशन को, बट देयर आयोनाइजेशन इंक्रीज करते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसमें भी वही कंडीशन डाल दी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देयर आयोनाइजेशन इज मैक्सिमम। आयोनाइजेशन जहां हमने इनफाइनाइट पे रख दिया तो आयोनाइजेशन क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज in the number of ions, the molar conductivity of weak electrolytes increase to a large extent. The limiting molar conductivity of weak electrolyte cannot be calculated by extrapolation। यहाँ पे क्या करा था हमने, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने इसके जरिए हमने फाइंड कर ली थी। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी हमने क्या करी, इसके फाइंड कर ली, कंसंट्रेशन रखी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसका जो रखा उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। बट यहाँ पर क्या होगा, वो एक्स्ट्रापोलिनेशन से फाइंड नहीं हो सकता, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कोलराज लॉ। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, कोलराज लॉ में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कोलराज लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे काम करता है। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे ग्राफ दे रखा है जो ऐसे नीचे आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा कोलराज लॉ क्या कहता है, क्या कैलकुलेट करते हैं हम कोलराज लॉ में। कोलराज लॉ कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कितने लिमिट मोलर कंडक्टिविटी हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना था, यहाँ पर भी हमको यही फाइंड करना था, स्ट्रॉन्ग में भी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करा था। लेकिन यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑफ अ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच हैव द सेम केटायन और एनायन। क्या करना है, यहाँ पे हम मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे और देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें सेम केटायन और एनायन कितने बन रहे हैं, वो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसके अंदर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके अंदर कितने एनायन और केटायन प्रेजेंट है उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग सेम एनायन, जिसमें एनायन सेम है और डिफरेंस भी दे रखा है, और हैविंग केटायन भी सेम बता रखे। ओके, ये कुछ दे रखे, लेकिन हम यहाँ पर ये समझते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कोलराज लॉ की डेफिनेशन है, अगर कोलराज लॉ आता है तो आपको ये जरूर लिखना है। वो आगे जो एक छोटी सी डेफिनेशन थी वो तो लिखनी है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन ऑल द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक कंडीशन दे दी,
ऑल इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड। क्या होंगे, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होना चाहिए, डिसोसिएट होना चाहिए, टूटने चाहिए। एंड द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन है, आर नेग्लिजिबल। जो आयंस एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ईच आयन मेक अ सर्टेन डिफाइनाइट contribution to the conductivity of the electrolyte, irrespective irrespective of the nature of the other ion। क्या होना चाहिए, उनको दूरी होनी चाहिए और नेचर के अकॉर्डिंग उन आयंस की रिस्पेक्टिव, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग होने चाहिए। विथ विच इट इज एसोसिएटेड, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, क्या फाइंड करना है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन। मेन कहने की बात यह है कि हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसके अंदर कितने सम आयन है, जो केटाइन और एनाइन उनका वो कितने हैं डाइल्यूशन में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कितने, वो यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको मेनली याद रखना है क्योंकि इसकी कुछ एप्लीकेशन है उसमें ये हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, ये हमारे एनायन के लिए हमने मान लिया x और ये क्या कर लिया, केटायन के लिए मान लिया y। यहाँ पे बताया हुआ लेमडा इनफाइनाइट a और लेमडा इनफाइनाइट c आर द आयनिक कंडक्टिविटी। इनको क्या ऐसे रिप्रेजेंट करा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एंड केटायन। कितने एनायन है उसके अंदर, कितने केटायन है, अब मैं समझाऊंगी आपको एनायन और केटायन कैसे फाइंड करना रिस्पेक्टिवली। दिस लॉ इज समटाइम्स कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे दिया एक्स एंड वाई, क्या दे दिया, केटायन और एनायन के लिए एक फॉर्मूला यूनिट है, HCl दे दिया। एक्स क्या है हमारा 1 और वाई भी क्या हमारा 1। अब 1 कैसे, अब बताती हूँ। HCl है, जो हमारा HCl है उसको हम तोड़ेंगे, डिसोसिएट करना, डिसोसिएट अभी वर्ड आया था मैंने आपको समझाया था, इसको तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव होगा, क्लोरीन कैसा होगा, नेगेटिव। तो एनायन भी कितना है, X क्या था हमारा एनायन और Y क्या था केटायन, तो एनायन कितना 1 और केटायन कितना है 1, दोनों कितने हो गए 1 1। समझ में आया, ऐसे MgCl2 है तो मैग्नीशियम को तोड़ा तो इस पे कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, क्लोरीन तोड़ा तो 2, Cl 2 माइनस आया तो Mg कितना हुआ 1, तो मतलब हमारा एनायन कितना है 1 और केटायन कितना है 2 है। समझ में आया, इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, इनकी कंसंट्रेशन बताई गई है। ओके, H प्लस के 349.8, ऐसे पोटेशियम सोडियम, ठीक है ना, इन सब की दे रखी है। यहाँ पे कुछ आयंस और दे रखे, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव वाले आयन के, इनके केटायंस दे रखे और ये इनके एनायंस दे रखे। ओके, अब कुछ एप्लीकेशन है, ये समझ में आ गई, ये आपका कोलराश लॉ है। कोलराश लॉ से हम क्या फाइंड कर पाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट को हेल्प करता है फाइंड करने में। जो इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसमें उसको फाइंड करने के लिए हम कितने एनायन और कितने एनायन है वो उसको सम करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ एप्लीकेशन दे रखी है, कैलकुलेट ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा m ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने कैसे फाइंड करनी है, तो यहाँ पे दे दिया है एक एग्जांपल, इसमें और भी दे रखे। फॉर एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं ये देख लो आप। एसिटिक एसिड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, कैलकुलेट बाय द मोलर कंडक्टिविटी। और ये एक ये भी है, HCl भी है, NaCl भी है, CH2CO Na, ठीक है ना। डाइल्यूशन बिकम मोलर कंडक्टिविटीज इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड इजीली। ओके, अब देखो ये हमने लिया ये वाला एग्जांपल यहाँ रख दिया, इसको अब हम तोड़ना है, एनायन और केटायन दोनों बनाना है, तो ये हमने बना लिया केटायन और ये बना लिया एनायन। ओके, बना लिया, अब इन दोनों का सम करेंगे। अब इसके अंदर हमने ये तो बना लिया, एक को तोड़ के बताया, अब इसमें 3 दे रखी, तीनों को अगर हम इसमें ऐड कर ले तो ये बता दिया यहाँ पे।
इनफाइनाइट CH3CO माइनस प्लस Na प्लस H प्लस Cl माइनस Cl माइनस। अब मैं बताती हूँ ये क्या दे रखे आपके, ये जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं इनको तोड़ लिया है। CH3COO माइनस हो जाएगा और Na प्लस हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। तो इन सबको तोड़ के इनके केटायन एनायन अलग अलग कर लिए और फिर कैलकुलेट किए गए। अब इन सबके साथ में लेमडा लेमडा लगा दिए गए और प्लस माइनस चेंज कर दिए गए। जो पॉजिटिव वाले थे सारों को उधर लिया, जो नेगेटिव वाले को उधर उधर लेके चले गए, फिर सबको कैलकुलेट कर दिए। ये किसकी है? लेमडा इनफाइनाइट CH3 CONA लेमडा इनफाइनाइट CHCl और माइनस में आ जाएगा लेमडा इनफाइनाइट NaCl, ये माइनस में चली जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इसमें कितने Na हमको पॉजिटिव मिले और कितने H पॉजिटिव मिले, कितने क्लोरीन नेगेटिव मिले, उस सबको हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं आपको। ओके, इससे हमने क्या फाइंड करी, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कुछ एप्लीकेशन और दे रखी है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। ओके, लेमडा m कंसंट्रेशन, ओके कंसंट्रेशन के लिए Ca अपॉन लेमडा m इनफाइनाइट। ओके, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालने के लिए ये ऐसे रख दी और इसको हम तोड़ सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारा क्या हुआ, कोलराश लॉ। ये बीच में हमारा टॉपिक छूट गया था, जो कहाँ थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, दोनों में स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों फाइंड कर रहे हैं। उसी में आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है कोलराश लॉ। गैल्वेनिक सेल हम स्टडी कर चुके।